एक बार पुनः स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मानव के भ्रूणीय परिवर्धन की। यानी इससे पहले हमने मनुष्य में जो प्रजनन तंत्र होता है उसके ऑर्गन्स का संरचना का वर्णन किया था। जो अंग होते हैं प्रजनन अंग, उनकी संरचना के बारे में स्टडी की थी, अध्ययन किया था। उसके बाद उन ऑर्गन्स में, उन अंगों में किस प्रकार युग्मक जनन की क्रिया हुई है, जेमिटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का निर्माण कैसे हुआ, ओव्यूम का निर्माण कैसे हुआ, ये भी हमने अध्ययन किया। तत्पश्चात स्पर्म और अंडाणु ने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न की, ये हमने इससे पहले लेक्चर में अध्ययन किया है। अब उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक द्विगुणित संरचना, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी जिसका नाम था युग्मनज या जाइगोट। तो किस प्रकार उस जाइगोट से, यानी एक कोशिका से, जो जाइगोट है वो सिंगल सेल होती है जिसका निर्माण एक स्पर्म, शुक्राणु, और एक ओव्यूम या अंडाणु के कंजुगेशन से, संलयन से, निषेचन के द्वारा हुआ है। उस जाइगोट से किस प्रकार, किन परिवर्तनों द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा शिशु की बॉडी का निर्माण होता है या संपूर्ण शिशु का, यानी एक मानव जीवन का निर्माण होता है, ये हम आज अध्ययन करेंगे। और उस प्रक्रम का नाम होता है भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो किसे कहेंगे भ्रूणीय परिवर्धन? क्या डेफिनेशन होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की? एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा क्रिया जिसमें एक कोशिकीय युग्मनज से, या एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय शिशु का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय बॉडी का निर्माण होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय परिवर्धन कहलाती है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जाइगोट से भ्रूण निर्मित होने तक की प्रक्रिया को, युग्मनज से भ्रूण तत्पश्चात शिशु के निर्मित होने की प्रक्रिया को भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं, जो लैंगिक जनन का एक भाग है, एक हिस्सा है, एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। तो देखिए क्या होता है। ये जो भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया है ये कई चरणों में पूरी होती है, कई चरणों में कंप्लीट होती है। देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले युग्मनज का निर्माण हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। अब उसमें जो पहला स्टेप होगा, उसमें जो पहली क्रिया होगी, उसका नाम होता है विदलन। क्या कहेंगे उसको? विदलन। विदलन के बाद, विदलन के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो संरचना बनेगी, उसका नाम होगा मोरूला। मोरूला के बाद तीसरी अवस्था आती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद होता है रोपण। ब्लास्टुला के बाद होता है इम्प्लेनेशन, रोपण या अंतरोपण कह सकते हैं।
अंतरोपण, अंतरोपण। अंतरोपण के बाद आता है अपरा का निर्माण। ठीक है, फिर होता है अपरा का निर्माण, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। और अपरा निर्माण के बाद होता है जनन स्तरों का निर्माण। जनन स्तरों के निर्माण के बाद होता है अंग निर्माण। अंग निर्माण के बाद होता है, ऑर्गन्स का निर्माण हो गया। अंग निर्माण के बाद होता है प्रसव, और फिर होता है स्तनपान, फिर होता है स्तनपान। क्या क्या हुआ ये? विदलन को कहते हैं क्लेवेज, क्लेवेज, मोरूला, ब्लास्टुला, इम्प्लेनेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, जनन स्तरों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर। ऑर्गन फॉर्मेशन, प्रसव यानी पार्टूरिशन, और स्तनपान को कहते हैं लैक्टेशन। स्तनपान को कहा जाता है लैक्टेशन। देखिए अब इन्हें क्रम वाइज देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला क्या है? विदलन। विदलन, देखिए विदलन यानी जो युगमनज था, क्या है ये बेटा? ये बना था फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनी है, जो 2n है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? युगमनज। युगम युगमनज यानी जाइगोट।
क्या कहेंगे इसको, जाइगोट है, ये युग्मनज है। कैसी है, 2n है और सिंगल सेल है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा कोशिका विभाजन, वो भी सूत्री एक प्रकार से सूत्री प्रकार का। यानी सूत्री प्रकार का मतलब यहां यह है कि जिस प्रकार की मदर सेल है उसी प्रकार का विभाजन होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस हैं, कुछ अंतर हैं। यहां जो विभाजन होगा तो इस विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, जैसी मदर सेल वैसी ही डॉटर सेल बनेंगी, परंतु इस विभाजन में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का संश्लेषण नहीं होगा। क्या मतलब, जब कोशिका में विभाजन हो और साइटोप्लाज्म का संश्लेषण ना हो तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनका साइज घटता चला जाता है, उनका साइज कम होता चला जाता है। नहीं, टोटल बॉडी का साइज बड़ा नहीं होगा। अभी ये एक कोशिका है, तो जो इसमें विभाजन होगा, विदलन होगा, तो एक से ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं डेवलप हो जाएंगी, एक से बन जाएंगी इसमें अब दो। एक सेल ये हो जाएगी और एक सेल ये हो जाएगी। ये जो दो नई कोशिकाएं बनी इनको कहेंगे ब्लास्टोमियर, यानी कोरक पुटी, ब्लास्टोमियर। क्या हुआ यहां पर, ये जो कोशिका थी ना जाइगोट युग्मनज, उसने विभाजन किया और दो सेल्स का, दो कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। लेकिन ये जो कोशिकाएं थीं ये इसके हाफ साइज की बनेंगी, क्योंकि यहां कोशिका द्रव्य का निर्माण, कोशिका द्रव्य का संश्लेषण नहीं हुआ। इसलिए इस क्रिया को विभाजन ना कहकर क्या नाम दिया गया, विदलन या क्लेवेज। प्रोसेस सेम है। पहले जो न्यूक्लियस होगा कैरियोकाइनेसिस द्वारा उसका बंटवारा होगा, फिर साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा, लेकिन नया साइटोप्लाज्म नहीं बन पाया तो कोशिका का जो साइज है वो कम हो जाएगा, आधा रह जाएगा। क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये विभाजन आगे बढ़ता है। पहले विभाजन पर 2 कोशिकाएं, दूसरे पर 4, तीसरे पर 8, चौथे पर 16, इस प्रकार की संरचना आगे बढ़ती है। तो ये जो विभाजन है जिसमें जो जाइगोट में होता है, युग्मनज में होता है, केंद्रक का बंटवारा होता है, परंतु साइटोप्लाज्म का संश्लेषण नहीं होता, अर्थात ऐसा विभाजन जो जाइगोट में होता हो और जिसमें कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं की जो साइटोप्लाज्म की मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाए, उसे कहते हैं क्लेवेज। किस में होती है क्रिया, युग्मनज में, जाइगोट में, फर्टिलाइजेशन के बाद। जो फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर बनी वो जाइगोट है, उसमें अब वो ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए क्या करेगा, पहले कोशिकाओं की संख्या बढ़ाएगा, उसका साइज बड़ा अभी नहीं हो रहा। जाइगोट जो था वो फर्टिलाइजेशन से बना था, स्पर्म अंडाणु में प्रवेश किए था, अंडाणु में शुक्राणु ने प्रवेश किया था, तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, अंडाणु के अंदर, उसके चारों ओर जोना पेलिसुडा प्रेजेंट थी। यानी ये जो दीवार है, ये जो लेयर है, ये किसकी लेयर है, अंडाणु की। क्या नाम था इसका, जोना पेलिसुडा। तो ये टोटल प्रक्रम, ये टोटल क्रिया किसके अंदर हो रही है, जोना पेलिसुडा के अंदर। हर विभाजन पर कोशिका का आकार छोटा हो गया और इन कोशिकाओं को कहते हैं कोरक पुटी या ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर इन सेल्स का नाम है, इन कोशिकाओं का नाम है जो विदलन के फलस्वरूप बनती हैं, विदलन के द्वारा बनती हैं। तो ये क्रिया हो गई विदलन। बात समझ आई आपको, क्या होता है,
विदलन और सूत्री विभाजन में अंतर पूछ लेता है कि सूत्री विभाजन में भी एक सेल से दो सेल, जिस प्रकार की मदर सेल ऐसी ही डॉटर सेल, और क्लैवेज में भी यही क्रिया हुई है। एक सेल से दो सेल निर्मित हुई हैं, एक कोशिका से दो कोशिकाएं निर्मित हुई हैं। मदर सेल द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड बनी है। तो फिर अंतर क्या है? बस यही अंतर है कि विदलन युगमनज में होता है, जाइगोट में होता है, और सूत्री विभाजन सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है, दैहिक वृद्धि के लिए होता है। विदलन में कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, परंतु उनका साइज कम हो जाता है, छोटा होता रहता है। सूत्री विभाजन में साइज पर कोई प्रभाव नहीं होता और कोशिकाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती है। ये अंतर है दोनों में, कभी कभी आ जाते हैं। तो विदलन को आपको पता चल गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, यानी ये जो प्रोसेस है विदलन की, किसके अंदर हो रही थी? अंडाणु की लेयर के अंदर या जोना पैलिसुडा के अंदर। जोना पैलिसुडा के अंदर जब 4 बार विभाजन हो जाता है, तो 4 बार जब विभाजन होगा, पहले विभाजन में 2 कोशिकाएं, दूसरे में 4, तीसरे में 8 और चौथे में बनती हैं 16। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना थी, जिसे हम युगमनज कह रहे थे, जो जोना पैलिसुडा में बंद थी, क्लोज थी, या जिसके चारों जोना पैलिसुडा नामक लेयर थी, भित्ति थी, उसके अंदर अब 16 कोशिकाएं हो चुकी हैं। 16 कोशिकाएं हो चुकी हैं। और ये हम भी जानते हैं, जब इसका आकार तो बड़ा हुआ नहीं, तो जोना पैलिसुडा फैलकर बड़ी थोड़ी हुई है, आकार अंडाणु के बराबर ही है। पहले एक कोशिका थी युगमनज, और अब उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में, उसी संरचना में कितनी कोशिकाएं हो गई? 16। भले ही साइज छोटा हो गया, लेकिन संख्या तो बढ़ गई ना। तो कहने का मतलब यह है, इन कोशिकाओं के द्वारा, जो 16 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा एक ठोस गोल गेंद जैसी संरचना बन जाती है, बॉल जैसी संरचना बन जाती है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई? देखिए, 16 कोशिकाओं से बनी एक गोल संरचना। कैसी संरचना? गोल, जिसके चारों ओर जोना पैलिसुडा प्रेजेंट है, और उसमें कितनी कोशिकाएं हैं? 16 कोशिकाएं हैं। क्या? 16 कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान यानी रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं है। लो जी, ये 16 हो गई आपकी, ये कोशिकाएं हो गई 16। 16 कोशिकाओं की ये जो स्ट्रक्चर बनी, जो ठोस गेंद जैसी है, जिसकी कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, उसको कहा जाएगा भैया मोरूला। उसको क्या कहेंगे? मोरूला। ये क्रिया अभी हो कहां रही है? ये क्रिया हो रही है बंधु फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। ऐसे थी ना, एक साइड की दिखा देते हैं आपको। ये तो आपकी ओवरी हो गई, ओवरी समझ में आ गई अब तो, कई दिनों की ओवरी पढ़ते पढ़ते। अंडाशय, और अंडाशय से ये हो गया ना, ये यूट्रस, गर्भाशय। तो ये क्रिया कहां हो रही है? यहां पर। इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, समझ आ गया चित्र? नहीं, कल भी बनाया था जब फर्टिलाइजेशन दिखाया था। यानी जिस स्थान पर निषेचन हुआ है, अब ये प्रोसेस वहीं हो रही, विदलन की क्रिया वहीं हो रही है। विदलन युगमनज में प्रारंभ हुआ, यहां पर ये युगमनज था, जाइगोट था। फिर इसमें विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्लेवेज की क्रिया प्रारंभ हुई, और ये जो था,
ये 16 कोशिकाओं से बनी एक गोल गेंद जैसी संरचना में विकसित हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, संरचना बनी है, जो राउंड है, गोल है और 16 सेल से बनी हुई है, वो भी सॉलिड, ठोस, जिसकी सेल्स के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय स्थान प्रेजेंट नहीं है, उस संरचना को कहेंगे मोरूला। क्या बन गया ये? मोरूला। जाइगोट से अब बन गया ये मोरूला। ठीक, मोरूला। आगे क्या होगा मोरूला के बाद? तो ये विदलन आपको समझ आ गया, मोरूला बता दिया क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मोरूला है, इस अंडवाहिनी की वॉल से, अंडवाहिनी की दीवार से लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होगा, पोषक पदार्थ होंगे, उनको अवशोषित करना प्रारंभ कर देगा। वे पोषक पदार्थ इसने अवशोषित किए, न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये विभाजन आगे भी चल रहा है, 16 के बाद 32 कोशिकाएं, 64 ऐसी बढ़ती रही, 128, 256, हर बार मल्टीप्लाई 2 से गुणा होती है, क्योंकि एक कोशिका 2 बनाती है। तो जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या इसमें बढ़ती है, अब 16 के बाद जैसी 32 कोशिकाएं आती हैं, तो इसमें जो कोशिकाएं हैं उनकी व्यवस्था चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? इसके बीच में एक रिक्त स्थान बनना शुरू हो जाता है, एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है, एक गुहा बननी शुरू हो जाती है। अर्थात जो संरचना पहले ठोस थी, अब वो खोखली होनी प्रारंभ हो गई, वो फैलनी शुरू हो गई। कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ी और संरचना अंदर से बाहर की ओर को फैलनी प्रारंभ हो गई 32 कोशिकाओं के बाद। तो जब इसके अंदर ये रिक्त स्थान तैयार हो गया, खाली स्थान तैयार हो गया, या कैविटी, गुहा तैयार हो गई, तो इस गुहा का नाम तो हो जाता है ब्लास्टोसील। गुहा का नाम हो जाता है ब्लास्टोसील, और संरचना को कहते हैं ब्लास्टुला। गुहा को कहते हैं ब्लास्टोसील और संरचना को कहते हैं ब्लास्टुला। किस प्रकार की हो जाती है ये ब्लास्टुला? ब्लास्टुला बन जाता है इस प्रकार से, सेल्स की या ब्लास्टोमियर्स की एक लेयर वॉल की तरफ हो जाती है ये, यानी चारों ओर की वॉल बना लेगी। इसने वॉल बना ली। बाकी जो सेल थी वो यहां आ गई, और बाकी ये जो एरिया है, ये एरिया, ये रिक्त रह गया, खाली रह गया, तो इस एरिया को कहेंगे ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, और इस संरचना का नाम हो गया ब्लास्टुला। तो मोरूला से क्या कन्वर्ट हो गया अब? ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला यहां निर्मित हुआ है फैलोपियन ट्यूब में। ये ब्लास्टुला धीरे 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 आगे को बढ़ना प्रारंभ करता है। आगे को किधर को? यूट्रस की ओर को। किधर को बढ़ना प्रारंभ किया? यूट्रस की ओर को। और यहां से निकलकर यूट्रस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं यूट्राइन मिल्क। उसमें कुछ समय तैरने के बाद, यूट्राइन मिल्क में कुछ समय तैरने के उपरांत, तैरने के बाद यूट्रस की आंतरिक भित्ति, क्या नाम था उसका? एंडोमेटीरियम। क्या कहते हैं? आंतरिक भित्ति का नाम था एंडोमेटीरियम। इधर भी होगी। एंडोमेटीरियम के साथ ये अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, या दूसरे शब्दों में यहां पर ये चिपक जाता है। ब्लास्टुला
का, ब्लास्टुला अवस्था थी, ब्लास्टुला का यूट्रस की भित्ति के साथ, यूट्रस की दीवार के साथ अटैच होना अंतःरोपण या इम्प्लेनेशन कहलाता है। क्या कहलाता? अंतःरोपण या इम्प्लेनेशन। अब ये जुड़ता कैसे है, अटैच कैसे होता है? देखिए उसकी व्यवस्था क्या है। ये जो ब्लास्टुला होता है, ये मान लीजिए बाहर दिखाना पड़ेगा, इसमें कुछ उंगली जैसे प्रवर्ध बनते हैं, ये इस तरह से वलन बन गए, ये ऐसे, ठीक है। अब इधर है ये यूट्रस की एंडोमेटेरियम, तो यूट्रस की एंडोमेटेरियम इसके बीच बीच में ऐसे फंस जाती है, ऐसे। और विस्तार से दिखाएं तो मान लीजिए ये तो हो गई यूट्रस की एंडोमेटेरियम, ये, और ये हो गया आपका ब्लास्टुला की प्रवर्धी, ये ब्लास्टुला हो गया। मान लीजिए ये हो गया आपका, ये ग्रीन कलर का हो गया ब्लास्टुला की दीवार, ब्लास्टुला की लेयर, और जो रेड कलर है वो हो गया यूट्रस की या गर्भाशय की एंडोमेटेरियम। दोनों के बीच में कुछ गैप है, यहाँ ये गैप है ना, दोनों के बीच में कुछ गैप है। इस गैप में ब्लड होता है, इसका, मदर का। तो इस मदर के ब्लड के, यानी जो जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है, उस महिला के ब्लड के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से पोषक पदार्थ, न्यूट्रिटिव मटेरियल ब्लास्टुला में ट्रांसफर होने लगेगा, और जो इसमें उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे वो इसी ब्लड के माध्यम से मदर के यूट्रस की एंडोमेटेरियम में ट्रांसफर होने लगेंगे। यानी यहां से एक पोषण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा मदर और भ्रूण के मध्य। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? अंतःरोपण, इम्प्लेनेशन। इस प्रकार जो एम्ब्रियो है, भ्रूण कह सकते हैं, ब्लास्टुला अवस्था भ्रूण की तो है, भ्रूण कह सकते हैं, ब्लास्टुला कह सकते हैं, वो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ गया एक मजबूत संबंध द्वारा। इस प्रोसेस को कहा गया इम्प्लेनेशन। इसके बाद आता है अपरा का निर्माण। अब देखिए, जो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बना था वो मोरुला अवस्था फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हुई, उसके बाद ब्लास्टुला अवस्था फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हुई, लेकिन ब्लास्टुला अवस्था वहां से ट्रांसफर होकर कहां पहुंच गई? यूट्रस में। कई बार प्रश्न आता है कि मनुष्य में भ्रूण का अंतःरोपण, अंतःरोपण मतलब यूट्रस की दीवार के साथ अटैच होना, जुड़ना, किस अवस्था में होता है? तो क्या बताना है आपको? ब्लास्टुला अवस्था में। ठीक है, ब्लास्टुला अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में ये यूट्रस के दीवार के साथ जाकर अटैच हो जाता है। अब यहां से आगे क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर बनी थी विल्ली, ये विल्ली रसांकुर जैसी संरचनाएं हैं, धीरे धीरे ये दोनों लेयर्स मिलकर एक यूट्रस की हो गई एंडोमेटेरियम और ब्लास्टुला की होगी। दोनों लेयर मिलकर एक परमानेंट रिलेशनशिप ऑर्गन बनाती हैं, एक स्थायी ऐसा अंग बनाती हैं जो भ्रूण के पोषण का प्रबंध तब तक करेगा जब तक भ्रूण का निर्माण कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम रखा जाता है अपरा या प्लेसेंटा। क्या होता है? अब ये ब्लास्टुला यहां आ गया, ठीक है, ब्लास्टुला में आगे परिवर्तन होंगे, यानी ये भ्रूण डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा, मोर न्यूट्रिशन, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए ये जो इनके बीच एक छोटा सा रिलेशनशिप बना था, एक संबंध बना था, ये संबंध व्यापक होकर, बड़ा होकर इस पूरे यूट्रस की एंडोमेटेरियम पर
यूट्रस तो यहाँ तक होगा ना, इधर भी एक ओवरी होगी। दिखाई देते हैं, चलो ये सब एंडोमेटेरियम है। एक ओवरी ये होगी, ये वेजाइना होगी, ये हो गया। तो टोटल यूट्रस की लेयर को, इसे एंडोमेटेरियम को, ये यहाँ ये सब, इन सब को कवर्ड कर लेता है ये। यानी ये जो रिलेशनशिप थी, संबंध था पोषण वाला, जिससे मदर के ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिटिव मटेरियल ब्लास्टुला में जा सकता था, एम्ब्रियो में पहुंच सकता था, एम्ब्रियो में जाता है, और एम्ब्रियो के उत्सर्जी पदार्थ मदर के ब्लड में आते हैं। वो रिलेशनशिप इस टोटल एंडोमेटेरियम को कवर्ड कर लेता है। और वो जो संरचना बनेगी नई, जिससे भ्रूण का पोषण होगा, उसको कहा जाता है प्लेसेंटा या अपरा। तो यहाँ से प्लेसेंटा की एक डेफिनेशन निकालिए। प्रश्न आता है कि अपरा क्या है, इसका क्या कार्य है। क्या होता है, व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा या अपरा क्या है, इसका क्या कार्य है। तो ये तो हमें समझ आ गया क्या है ये। एम्ब्रियो और यूट्रस की एंडोमेटेरियम का एक रिलेशनशिप, एक संबंध जो परमानेंट होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। तो यहां से सुंदर सी एक परिभाषा बन सकती है अपरा की। क्या है अपरा? भ्रूणीय परिवर्धन के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय निर्मित होने वाली एक ऐसी संरचना, एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना जिसके द्वारा भ्रूण मदर के रुधिर से, भ्रूण अपनी मदर के रुधिर से पोषक पदार्थ अवशोषित करता है तथा उत्सर्जी पदार्थ मदर के ब्लड में ट्रांसफर करता है। और कम शब्दों में अपरा कहलाती है। और कम शब्दों में कैसे बना सकते हैं? भ्रूणीय परिवर्धन के समय निर्मित होने वाली वह संरचना जिसके माध्यम से फीटस, भ्रूण, फीटस कह दीजिए, भ्रूण कह दीजिए, भ्रूण तथा मदर के मध्य रुधिर द्वारा पोषक व उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान या विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, अपरा कहलाती है। क्या? एक बार पुनः सुने। भ्रूणीय परिवर्धन के समय निर्मित होने वाली वह संरचना, वह स्ट्रक्चर जिसके द्वारा भ्रूण व मदर के मध्य ब्लड द्वारा, रुधिर द्वारा पोषक व उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, अपरा कहलाती है। कार्य क्या होते हैं अपरा के? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत मुख्य संरचना है भ्रूणीय परिवर्धन की। क्योंकि भ्रूण को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। और पोषण का टोटल कारोबार किसका है? टोटल जिम्मा किसका है? अपरा का। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कार्य करती है? हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अपरा का कार्य होता है मदर के रुधिर से पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड को भ्रूण तक पहुंचाना या भ्रूण को स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना। भ्रूण के रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया हो सकता है, NH3 हो सकती है, CO2 हो सकती है, मदर के रुधिर में ट्रांसफर करना। ऑक्सीजन का आदान प्रदान, यानी रुधिर के, मदर के रुधिर से ऑक्सीजन का स्थानांतरण प्लेसेंटा द्वारा होता है, अपरा के द्वारा होता है। मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी बनते हैं, जो गर्भवती स्त्री होती हैं, तो उनको अस्पताल में टीके लगवाए जाते हैं, हॉस्पिटल में टीके लगवाए जाते हैं, पोलियो का, टिटेनस का, और भी बहुत सारे, खसरा, डिप्थीरिया, इन सब के टीके किसको लगते हैं? मदर को। गर्भावस्था में हो जो
प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको लगाए जाते हैं। अब जो वैक्सीन थी वो किसको दी गई? मदर को। उसके एंटीबॉडी किस में बनेंगे? मदर के ब्लड में। वैक्सीन एंटीजन ही तो होते हैं मदर के ब्लड में। और लाभ किसको पहुंचाएंगे? शिशु को। तो इसका मतलब ये हुआ कि मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी होते हैं, जो प्रतिरक्षी होते हैं, वे प्लेसेंटा के माध्यम से, अपरा के माध्यम से कहां पहुंच सकते हैं? भ्रूण में पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एंटीजन भी पहुंच सकते हैं, जैसे तंबाकू वगैरह का निकोटीन वगैरह, या और नशीले पदार्थ, या और हानिकारक केमिकल्स। ये भी ब्लड के माध्यम से अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको धूम्रपान या किसी प्रकार के एडिक्शन से, व्यसन से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल आदि के एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब भी ब्लड के माध्यम से कहीं ना कहीं एम्ब्रियो को या भ्रूण को हानि पहुंचाते हैं। तो अपरा की परिभाषा आपको पता चली। अपरा के कार्यों में पोषक पदार्थों का, लाभदायक पदार्थों का मदर के रुधिर से भ्रूण में पहुंचाना, और भ्रूण की बॉडी में जो उत्सर्जी पदार्थ बने हैं, हानिकारक पदार्थ बने हैं, उनको मदर के रुधिर में पहुंचाना, ये मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त अपरा या प्लेसेंटा जो होता है उससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनमें मुख्य हार्मोन होता है HCG। H मतलब ह्यूमन, C फॉर कैरियोनिक, और G फॉर गोनेडोट्रोपिक। ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जिस समय अपरा का निर्माण हो रहा होता है उसी समय रिलीज होने लगता है अपरा से, और बाद तक रिलीज होता रहता है। यही हार्मोन यूरिन में प्रेजेंट होता है या यूरिन में रिलीज होता है, और जो प्रेगनेंसी जांच किट होती हैं वो इसी हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाकर ये बताती हैं, यानी प्रेगनेंसी को डिक्लेयर करती हैं। तो इस हार्मोन का नाम याद रखना, HCG, ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यदि यूरिन में ये हार्मोन प्रेजेंट है तो इसका मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थात वह महिला प्रेग्नेंट है। और यदि यह हार्मोन प्रेजेंट नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है। जो प्रेगनेंसी जांच किट होती है वो इस हार्मोन के आधार पर कार्य करती हैं। तो अपरा से ये हार्मोन रिलीज होता है। इसके साथ साथ अपरा से एक हार्मोन और रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम होता है उसका? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्लेसेंटा या अपरा से रिलीज होता है, और इसका कार्य होता है गर्भावस्था को बनाए रखना। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्भपात होने के या इस एम्ब्रियो को नष्ट होने के, डेस्ट्रॉय होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसको नष्ट होने की प्रतिशतता बढ़ जाती है। इसलिए ये हार्मोन अपरा रिलीज करती है, और इसकी कंसंट्रेट यदि ब्लड में बनी रहती है तो ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ये सुचारू रूप से चलता रहता है। जिन महिलाओं में इस हार्मोन की किसी कारणवश कमी हो जाती है तो जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो इस इंजेक्शन के, इस हार्मोन के इंजेक्शन लेने की क्या सलाह देते हैं पेशेंट को। तो मुख्य हार्मोन ये प्रोजेस्टेरॉन और HCG कहाँ से रिलीज हुए? अपरा से। इसके साथ साथ एक हार्मोन और अपरा से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है, और उसका नाम होता है रिलैक्सिन। क्या नाम होता है? रिलैक्सिन। देखो नाम क्या है? रिलैक्सिन, यानी जो रिलैक्स प्रदान करता हो। लेकिन यह हार्मोन रिलीज कब होगा? जब भ्रूणीय परिवर्धन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अब क्या होना चाहिए? शिशु का जन्म होना चाहिए। तो शिशु के जन्म को इजी बनाने के लिए, आसान करने के लिए
शिशु के जन्म को मार्ग प्रदान करने के लिए ये हार्मोन अपरा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा रिलीज किया जाता है। इस हार्मोन के कारण जो शिशु का जन्म होता है, प्रसव की क्रिया होती है, पार्टुरेशन की क्रिया होती है, डिलीवरी की क्रिया होती है, वो थोड़ा इजी हो जाती है, आसान हो जाती है रिलैक्सिन द्वारा। तो अपरा के कार्य आपको पता चला, प्रोजेस्टेरोन, HCG और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। इसके साथ साथ सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मदर के ब्लड से, ऑक्सीजन सहित पोषक पदार्थ और एंटीबॉडी मदर के ब्लड से एम्ब्रियो में पहुंचाए जाते हैं, एम्ब्रियो को दिए जाते हैं, और एम्ब्रियो के ब्लड में जो हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं, हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं या उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं, उन सबको मदर के ब्लड में भेज दिया जाता है। अपरा हो गई। अपरा के बाद अब आता है जनन स्तरों का निर्माण। अब जो भ्रूण था उसकी एक कंडीशन चेंज हुई अपरा निर्माण के बाद। क्या हुआ होगा उसमें? अभी जो कोशिकाओं का, अभी तो कोशिकाओं का समूह था ये भाई, मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, यानी मोरूला ठोस गेंद जैसी स्ट्रक्चर थी कोशिकाओं की, ब्लास्टुला जो थी वो थोड़ा खोखला हो गई, उसमें कैविटी बन गई, गुहा बन गई। ब्लास्टुला वो अंतरोपण मतलब यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ गया, पोषण के लिए प्लेसेंटा का निर्माण हो गया, अपरा का निर्माण हो गया। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या होता है? जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊतक बनाने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए ग्रुपिंग करने लगती हैं, समूहीकरण करने लगती हैं, समूह बनाने लगती हैं। तो जब इसमें कोशिकाओं के ग्रुप बनने शुरू होते हैं तब इसका नाम हो जाता है गैस्टुला, तब इसको कहते हैं गैस्टुला। तो कंडीशन कौन सी आ गई? गैस्टुला। गैस्टुला के बाद यानी गैस्टुला अवस्था में ही जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अपने ग्रुप को रेडी कर लेती हैं, और जो पहले ग्रुप बनते हैं वो 3 लेयर्स के रूप में बनते हैं, 3 परतों के रूप में बनते हैं, जिनको कहते हैं जनन स्तर। कोशिकाओं की 3 लेयर्स बनती हैं, 3 परत बनती हैं, जिनको कहते हैं जनन स्तर। 3 स्तर बनते हैं। क्या नाम होते हैं उनके? एक तो होता है बाह्य जनन स्तर, एक होता मध्य जनन स्तर, और भाई एक होता है अंतः जनन स्तर। यानी जो बाह्य होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, जो मध्य होता है उसे मीसोडर्म कहते हैं, बाह्य को एक्टोडर्म, मध्य को मीसोडर्म, और अंत्य को कहते हैं एंडोडर्म। अंत्य को कहते हैं एंडोडर्म। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, उसने ये पूछ लिया कि मध्य जनन स्तर से बॉडी के कौन से टिश्यू निर्मित होते हैं। अब मध्य जनन स्तर से पूछा, आपने मध्य जनन स्तर पढ़ा है, ठीक है, आप बता दोगे, लेकिन आपको इनके अंग्रेजी नाम पता नहीं है। होता कभी ऐसा, अंग्रेजी नाम पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमें अंग्रेजी से क्या लेना देना। अब यही प्रश्न उसने क्या किया, उसने मध्य जनन स्तर को इस प्रकार लिख दिया, मीसोडर्म, यानी लिखा हिंदी में लेकिन उच्चारण किसका लिख दिया? इंग्लिश का। अब आपने पढ़ा है मध्य, मीसोडर्म पर ध्यान नहीं दिया, तो ये प्रश्न आपसे क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो इसलिए हमेशा दोनों भाषाओं का ध्यान रखिए। प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में छपा आता है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, लेकिन उसने हिंदी के शब्द को भी क्या कर दिया? इंग्लिश के उच्चारण में लिख दिया प्रश्न पत्र बनाने वाले ने। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जहां तक संभव हो सके जो मुख्य शब्द हैं, मुख्य हैं, उनकी अंग्रेजी भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि हमसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। आइए फिर वहीं चलते हैं जहां थे वापस। तो क्या हुआ? 3 जनन स्तरों का निर्माण हो गया, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म।
यानी बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंत जनन स्तर, इनका निर्माण हो गया। कब? अपरा के निर्माण के बाद। अब बात आती है अंग निर्माण, ऑर्गन फॉर्मेशन। इन तीनों जनन स्तरों के निर्मित होने के उपरांत या इनका निर्माण होने के बाद, ये जो जनन स्तर थे, कोशिकाओं की लेयर्स थी, इनसे बॉडी के ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, अंगों का विकास होने लगता है, अंगों का निर्माण होने लगता है। और ये कार्य 2 माह के भ्रूण के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के 10 सप्ताह के बाद, ये प्रक्रिया, अंगों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्धन के समय सर्वप्रथम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु जानते हो आप, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होती है तंत्रिका तंत्र की, उसको मेरुरज्जु या सुषुम्ना कहा जाता है। मेरुरज्जु या सुषुम्ना अर्थात स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहले इनका निर्माण होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, फिर तंत्रिकाएं वगैरह, उसके बाद हृदय, हार्ट, ब्लड की नलियां अर्थात रुधिर वाहिनियां, धमनी और सिराएं, केशिकाएं, ब्लड, इस क्रम में अंगों का निर्माण होता है। बॉडी में जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, पेशियां संयोजी ऊतक में आती हैं, अस्थियां संयोजी ऊतक में आती हैं, हड्डियां, ब्लड संयोजी ऊतक होता है, लसिका संयोजी ऊतक होता है, उसके अधिकांश भाग का निर्माण मीसोडर्म अर्थात मध्य जनन स्तर से होता है। किससे होता है? मीसोडर्म या मध्य जनन स्तर से होता है। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, त्वक यानी स्किन वगैरह होती है, नेल्स वगैरह होते हैं, हेयर्स वगैरह होते हैं, उनके अधिकांश भाग का निर्माण एक्टोडर्म से होता है अर्थात बाह्य जनन स्तर से होता है। आहरनाल वगैरह के अंदर का पार्ट, अंदर की स्लेमा, म्यूकस, कुछ ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, नेत्र, कान के कुछ भाग अंतः जनन स्तर यानी एंडोडर्म से विकसित होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन तीनों जनन स्तरों ने मिलकर अपने अपने हिस्से के अंगों का निर्माण किया और लगभग 90 डेज के एम्ब्रियो में अर्थात 90 दिन के भ्रूण में यानी 12 सप्ताह के भ्रूण में बॉडी के सभी ऑर्गन्स बनकर रेडी हो गए, तैयार हो गए, रेडी हो गए, तैयार हो गए। तो अंगों का निर्माण कहाँ तक हो गया? प्रथम तिमाही तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, लगभग 3 महीने के भ्रूण में ये सभी क्रियाएं, सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बॉडी के अंग बनकर रेडी हो गए, तैयार हो गए। इसके बाद अंग निर्माण के बाद, अंगों का निर्माण तो हो गया, अब ग्रोथ होती है, ग्रोइंग होती है। भ्रूण जो होता है वो डेवलप होता है, विकसित होता है, उसका वेट और हाइट ग्रो करती है, बढ़ती है, ग्रोइंग होती है उसमें। और लगभग फिफ्थ मंथ 22 सप्ताह या 20 सप्ताह के आसपास का भ्रूण यूट्रस में हो रही है ये सारी क्रियाएं, गर्भाशय में मूवमेंट करने लगता है, गति करने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है। दूसरी ट्राइमेस्टर में, दूसरी तिमाही में, 5th मंथ के बाद यानी 6 मंथ के आसपास ये सब क्रियाएं होने लगती हैं। 3rd ट्राइमेस्टर, तीसरी तिमाही में यानी 6 मंथ के बाद जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसके सभी अंग तंत्र, बॉडी में जितने भी अंग, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, सुव्यवस्थित हो जाते हैं। और 6 मंथ के बाद 7वें मंथ में यदि उस शिशु का जन्म हो जाए, किसी कारणवश उसका 6 मंथ के बाद जब
प्रेगनेंसी 7वें मंथ के अंडर में हो, चल रही हो, उस समय यदि शिशु का जन्म हो जाए तो ऐसे शिशु जीवित रह सकते हैं। उनका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो बॉडी के बाहर हो सकता है और वे जीवित रह सकते हैं। लेकिन 7वें मंथ के बाद, जब प्रेगनेंसी 8वें मंथ में, 3rd ट्राइमेस्टर के लास्ट में 32 सप्ताह के बाद यदि शिशु का जन्म होता है तो वे शिशु प्राय जीवित नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि इस समय लास्ट ग्रोइंग पीरियड होता है, अंतिम वृद्धि अवस्था होती है। जो बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उस समय ज़्यादा न्यूट्रिटिव की आवश्यकता होती है और वह न्यूट्रिटिव यूट्रस के द्वारा ही संभव है। बाहर के एटमॉस्फेयर में ऐसी कंडीशन इस एम्ब्रियो को प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण 8वें मंथ में जो शिशु उत्पन्न हो जाते हैं किसी कारणवश, उनकी प्राय डेथ हो जाती है, जबकि 7वें मंथ में उत्पन्न हुए शिशु प्राय जीवित रह जाते हैं। फिर 9th मंथ के बाद, यानी लगभग 40 सप्ताह के बाद ये सब प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो एक छोटा सा एक कोशिकीय जाइगोट था, युग्मनज था, वो प्रक्रम से गुजरकर, इन सब प्रक्रियाओं से गुजरकर लगभग कितने दिन में, 270 दिन में या 42 सप्ताह में एक पूर्ण विकसित शिशु के रूप में यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर डेवलप हो जाता है। और उसका जो हेड होता है, सिर होता है, जर्नली सर्विक्स की ओर या वेजाइना की ओर स्थित होता है। इसके बाद आता है प्रसव। अब यहीं आ जाइए, क्या है ये? प्रसव, यानी भ्रूणीय परिवर्धन कंप्लीट होने के उपरांत, भ्रूणीय परिवर्धन कंप्लीट होने के उपरांत या फर्टिलाइजेशन के लगभग 270 दिन बाद या लगभग 42 सप्ताह बाद, लगभग 42 सप्ताह बाद जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद अब उसको इस यूट्रस से बाहर आना होता है। तो भ्रूणीय परिवर्धन के उपरांत शिशु को यूट्रस से बाहर इस संसार में आने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है प्रसव, डिलीवरी या पार्टोरेशन। इसके लिए बॉडी नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से रेडी होती है, तैयार होती है। उसके लिए ब्रेन के पास एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसका नाम होता है पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड से, इस ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, क्या नाम होता है? ऑक्सीटोसिन। पिटोसिन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो इस यूट्रस की वॉल में, यूट्रस की दीवार में संकुचन उत्पन्न करता है और इस संकुचन को कहते हैं लेबर पेन या प्रसव पीड़ा। और लेबर पेन के कारण जो यूट्रस होता है वो कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। और इसके साथ साथ एक हार्मोन हमने आपको रिलैक्सिन बताया था। रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ यूट्रस से नीचे जो अस्थि होंगी, बोन होती हैं, क्योंकि यूट्रस पेल्विक रीजन में होता है, गर्भाशय पेल्विक रीजन में होता है, श्रोणि प्रदेश में होता है, तो वहाँ पर अस्थि होती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस अस्थियाँ थोड़ी फैल जाती हैं, जिससे शिशु को यहाँ एक मार्ग, एक रास्ता प्रदान हो जाता है और शिशु जो होता है वेजाइना से होता हुआ बॉडी से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं प्रसव या पार्टोरेशन। पार्टोरेशन के बाद लैक्टेशन, स्तनपान, यानी जब शिशु बाहर एटमॉस्फेयर में आया तो उसे आवश्यकता होगी न्यूट्रिशन की, पोषण की। तो नेचर ने, प्रकृति ने शिशु के पोषण का प्रबंध भी उसकी मदर की बॉडी में किया है। मदर के पास मेमरी ग्लैंड अर्थात स्तन ग्रंथियां होती हैं, ये पढ़ाई थी हमने आपको, स्तन ग्रंथियां बताई थी। स्तन ग्रंथियों में लैक्टिफेरस वाहिनियां होती हैं और वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से शिशु जन्म के बाद
स्तन ग्रंथियों में मिल्क रिलीज होने लगता है, या एक प्रकार से मिल्क जो होता है वो स्रावित होने लगता है। और प्रथम मिल्क जो होता है, जन्म के तुरंत बाद का जो मिल्क होता है, उसको कहा जाता है कोलस्ट्रम। कोलस्ट्रम। प्रश्न आता, कोलस्ट्रम क्या है? भ्रूणीय परिवर्धन पूर्ण होने पर शिशु जन्म के बाद जो प्रथम मिल्क स्तन ग्रंथियों से रिलीज होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उसमें हाई रिच प्रोटीन और एक खास एंटीबॉडी IgA, याद रखना इस एंटीबॉडी का नाम, IgA एंटीबॉडी होता है, जो शिशु को जीवन भर, संपूर्ण जीवन भर क्या करता है? रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है। तो ये स्तनपान यानी शिशु को मिल्क का फीड कराना, इनफीड कराना, उसे पिलाना, ये कहलाता है स्तनपान या लैक्टेशन। इस प्रकार जाइगोट से भ्रूणीय परिवर्तन वाला शिशु निर्माण तक की प्रक्रिया, शिशु जन्म की प्रक्रिया आपने आज पढ़ी, समझी। और अब इसके बाद किसी बच्चे ने कमेंट किया था, वो पूछा था कि सर ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वां बच्चे क्या होते हैं? तो उनके बारे में इसके बाद आपको कल के लेक्चर में हम बताएंगे। तो कल के लेक्चर का टॉपिक रहेगा ट्विंस, यमज या जुड़वां बच्चे। आज के लिए इतना ही बस। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।